अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया टेक में हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद हमने एक ऐसी वर्सटाइल एक्ट्रेस को देखा है जिसको हम जिस रोल में डालते हैं वो उसमें ढल जाती हैं। कॉमेडी ये कर लेती हैं, सीरियस रोल ये कर लेती हैं, रुलाती हमें हैं, हंसाती हमें हैं। तो इससे फिर ऐसे करते हैं, उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं। चले जी। अस्सलाम। सही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे ये बताइएगा रबिया कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है। वी आई वुड लव टू नो। आ, जर्नी मुझे खुद नहीं समझ आया अभी तक कि कैसे स्टार्ट हुई, हुआ क्या बेसिकली, बिकॉज आई नेवर प्लान फॉर इट। हम्म। सो आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। प्रोफेशनली आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years बैक, फॉर पास्ट 15 years। और बस एक समर ब्रेक आया और लॉकडाउन के फौरन बाद 1 साल हो चुका था। तो आई wasn't feeling the gist of teaching anymore. हम्म। तो I don't know what happened. My husband diagnosed it. He pointed out कि तुम ना खुश नहीं हो, you seem to be in depression, और तुम छोड़ दो ये जॉब अगर तुमसे नहीं हो रही, तुम खुश नहीं हो। तो आई रियलाइज्ड कि हाँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो क्रिएटिव तो मैं खैर थी शुरू से। सो समर ब्रेक में एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया नापा ने फॉर स्क्रीन एक्टिंग। वो 3 month शॉर्ट कोर्स था, तो आई जस्ट ज्वाइंड इट। और मीनवाइल मुझे एक फ्रेंड ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप का लिंक भेजा फॉर स्टैंड अप कॉमेडी। तो आई थॉट व्हाई नॉट, ऑनलाइन है और घर पे बैठे करके देखते हैं ट्राई। ऑल्दो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी ऐसा कुछ, बट आई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई ज्वाइन द वर्कशॉप। और उसमें मैंने शो भी किया। फिर उसके बाद एक वो जर्नी साथ साथ शुरू हुई स्टैंड अप कॉमेडी की। फिर उसके अलावा जो जब मैंने नापा ज्वाइन किया तो वहीं रहते हुए मुझे थिएटर प्लेस के लिए जो है वो कॉल आई। तो वहां मैंने एक दो प्लेस किए। फिर वहां ऑडिशंस चल रहे थे एक मूवी के, नायाब। तो वो मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर्चुनेटली। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो मैंने किया। उसके बाद बस फिर वो चेन बन जाती है। सो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स। मुझे बिग बैंग से ऑफर आई। उससे पहले मैंने एक दो छोटे बहुत ऐसे रोल्स कर लिए थे, एक दो सीन्स वाले जो होते हैं जस्ट ऐसे ही। अच्छा, एक बात करते हैं हम कि आपने अभी जिक्र किया कि आप शुरू से बहुत क्रिएटिव थी। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? क्या करती थी मतलब? मतलब क्रिएटिव एज इन, एक तो हमारे टाइम पे प्रिटेंड प्ले बहुत होता था, जो कि अब नहीं है बच्चों का। हम लोग बहुत प्रिटेंड करते थे, उसमें क्रिएटिविटी आती है। बचपन में अगर आप घर घर खेल रहे हैं, ऑफिस ऑफिस खेल रहे हैं, और आप कोई सिनेरियो बना के वो गेम्स बिल्ड कर रहे हैं, तो हम्म। दैट्स योर इमेजिनेशन। हम्म। तो वो वहां पे बहुत क्रिएटिव हम लोग, जैसे फ्रेंड सर्कल में हम लोग गेम शोज बहुत खेलते थे, बहुत शौक था। फिर उसके बाद आई हैड ऑलवेज बीन इनटू आर्ट्स। हम्म। मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। हम्म। तो पेंटिंग, स्केचिंग एंड ऑल दैट, वो सब, उसमें पोट्री में बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रहा। हम्म। तो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रहा। ऑल्दो मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता, मैं आई एम वर्स देन अ बाथरूम सिंगर, बट स्टिल आई लव टू सिंग, आई लव म्यूजिक। सो हम्म। इस टाइप की जितनी भी जो क्रिएटिविटी, एज इन क्रिएटिव इज नॉट व्हाट आई बिलीव, क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्ट्स। क्रिएटिविटी वो होती है जिस चीज में आप कुछ भी क्रिएट करें। So it can be anything. आप खाना पका रहे हैं, उसमें भी अगर आप कुछ इनोवेटिव हैं और आप कुछ क्रिएट करें, तो आई थिंक दैट्स आल्सो क्रिएटिविटी। हम्म। तो वो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंक्विजिटिव। मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, चीजों में क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, ये कैसे वो कैसे, ये सीख लूं वो सीख लूं, स्किल्स। तो हम्म। उस लिहाज से आई हैव बीन वेरी क्रिएटिव। हम्म। तो ये जो आपकी आपके अंदर एक इनबॉर्न एक अल्लाह ने एक टैलेंट दे दिया है, तो इसको आप एक्टिंग में किस तरह से यूज करती हैं? एक तो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। हम्म। बहुत ज्यादा आपको हर चीज ऑब्जर्व करनी होती है। और एक्टिंग का ये है कि शुरू में मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं कर सकूंगी। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि बचपन से डिबेट कॉम्पिटिशन्स बहुत किए हैं, पब्लिक स्पीकिंग बहुत की है। हम्म। तो उसमें तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन एक्टिंग प्रॉपर क्राफ्ट है।
उसमें आपको अपने इमोशंस जगाने पड़ते हैं, आपको अपने वो फियर्स को भी फेस करना पड़ता है अक्सर, और उनको वो जो कुछ फियर्स या कुछ ट्रॉमास जो आपके अंदर दब गए आपके सबकॉन्शियस में, उनको कभी कभी जगाना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ कैरेक्टर प्लेइंग। वो चीज मैं अभी भी सीख रही हूँ, हम्म और अभी तो इट्स बीन ओनली 2 years। तो हम्म मैं तो आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और बहुत सीखना है, बहुत आगे जाना है। हम्म। तो बस। तो मुझे ये बताएं रबिया, कि आपने आपको कोई बैकग्राउंड तो नहीं है एक्टिंग का, लाइक आपकी फैमिली में या आपके? एक्चुअली मेरी फुप्पो, शी इज एन एक्टर। अच्छा। ये इंडस्ट्री में लोगों को बात नहीं पता है, आई एम रिवीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम्म माय फादर्स कजन इज अ वेरी नोन एक्टर, हम्म लुबना नासिर के नाम से। और वो पीटीवी के दौर की काफी पुरानी एक्टर हैं, और अभी भी वो आती हैं। तो हम्म लेकिन उनके मैं लिंक नहीं करूंगी किसी भी तरीके से। वाई? बिकॉज पता था, मिलते थे, फुप्पो थी, एक्टिंग था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको देख के आई गॉट इंस्पायर्ड, कि मैं किसी को देख के मैं कभी इंस्पायर्ड नहीं हुई कि यार मुझे ये एक्टिंग करनी है, हम्म इसकी तरह बनना है, या ऐसी एक्टिंग करनी है। नेवर। बट हम्म ऑल्दो शी हैज हेल्प मी पर्सनली। हम्म पर्सनली एज इन मुझे गाइड करना और मुझे बूस्ट करना, मेरा मोरल उन्होंने काफी किया है, और एक सपोर्ट के इंशाल्लाह हम कभी साथ काम करेंगे, ऑल्दो अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बट आई हम्म एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसके अलावा इंडस्ट्री में मेरा भाई जो है वो डायरेक्टर है। हम्म माय ब्रदर इज अ डायरेक्टर। मैं फिर यही बात कहूंगी कि मैं किसी भी अपना इस फील्ड में आना किसी से भी लिंक नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने खुद किया सब, हम्म किसी के थ्रू नहीं किया मैंने। तो हम्म वो तो एक होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपकी फैमिली में कोई होता है तो उसको जरा इंडस्ट्री का पता होता है, चीजें किस तरह चलती हैं, किस तरह जो है काम होता है, वो थोड़ा बहुत आप गाइडेंस ले सकते हो। हम्म बट ओवरऑल जब अपने क्राफ्ट पे काम करने की बारी आती है, तो फिर दैट्स सोनली यू। मैंने एक बात आपकी नोट की है रबिया, कि आप बहुत कैमरा फ्रेंडली हैं। कैमरा से डर नहीं लगता आपको? स्पेशली जब मैं आपकी रील्स देखती हूँ, और आपकी जो छोटे छोटे आपके वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप वो बना रही होती हैं, यू सो कंफर्टेबल एंड यू सच अ नेचुरल। एक स्माइल थैंक आ यू। जाती है हमारे मुंह पे जब हम आपको देखते हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं माशाल्लाह से। आई थिंक जहां भी आपको शूट्स के बीच में टाइम मिल जाता है, तो आपने एक रील भी बना लेनी होती है तक अपने को एक्टर्स के साथ, विच इज ऑसम। तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये इतनी कंफर्ट, बिकॉज हर किसी में नहीं होती। मैंने देखे बहुत बड़े बड़े जो आपके सो कॉल्ड स्टार्स होते हैं ना, वो भी लाइक इतने कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा के सामने नहीं 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 हो पाते। करने के लिए। मतलब वो, हाँ एग्जैक्टली exactly, बहुत से ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ दे स्टिक टू द स्क्रिप्ट ओनली, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो ही करते हैं। तो आई थिंक वहां पे मैं पता नहीं, आई थिंक इट्स नेचुरल, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे। इट्स वेरी ऑल्दो क्यूट। आई थैंक यू सो मच। ऑल्दो आई हैव बीन मेकिंग टिकटॉक रील्स, और ये 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से जी लो, जो करना है करो, until unless you are not harming anyone, you are not offending anyone। तो बस मेरा तो यही फंडा है कि भाई जियो और जीने दो। वेरी पॉजिटिव पर्सन, हाँ, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक दैट्स द क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, टू हम्म। माय पेरेंट्स, और या अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान में बहुत कम स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, यू आर वन ऑफ देम। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि लाइक आपको इतनी हिम्मत आप में आ गई कि यू वेंचर्ड इनटू दिस एरिया, कि आपने कहा कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करनी है। तो हैव यू डन इट प्रोफेशनली, लाइक किया है बाकायदा? ओके। जी जी जी, बाकायदा किया है। हम्म क्योंकि जब मैंने वर्कशॉप ली थी तब मैंने सोचा नहीं था, उसके बाद हमारा वर्कशॉप एंड होने के बाद एक फाइनल शो होता है जिसमें सबको परफॉर्म करना होता है। तो वी इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उसमें जो है आप मतलब अपने जानने वालों को बुलाएं, तो ऑडियंस थी। इट वाज अ प्रॉपर शो जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी। तो उसमें जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे बहुत ज्यादा पजीराई मिली। हम्म एवरीवन लव्ड माय सेट, लव्ड माय जोक्स। हम्म उसी शो के बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी, या कोई मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती भी है। हम्म लेकिन जिन्होंने कंडक्ट किया था, शी इज अ वेरी नोन पर्सन, नतालिया गुल, शी इज ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन।
उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह एक शो कर रहे हैं तो तुम ओपन माइक में आया करो, पॉलिश करो, तुम्हारे जोक्स बहुत अच्छे हैं और तुम इसको सीरियसली लो। तो हम्म मैं ओपन माइक्स में जाने लगी हम्म फ्रीक्वेंटली वहां पे, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट किया, अपने सेट्स अच्छे किए, अपने जोक्स पे काम किया, हम्म थोड़ा ऑडियंस से इंटरेक्शन में भी कॉन्फिडेंस आ गया। फिर हम्म शोज मिले मुझे कुछ, आई ओपन फॉर फ्यू पीपल, शहजाद गयास के लिए मैंने ओपन किया है काफी शोज, और भी एक दो और हैं। हम्म और कोलैब पे काफी जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी शोज हमने किए हैं। उसके बाद अभी कुछ अरसा पहले आई गॉट इनटू इम्प्रोव कॉमेडी, के विच आई जस्ट लव। हम्म मुझे इतना मजा आता है इम्प्रोव कॉमेडी में, मुझे मतलब अपने स्टैंड अप से ज्यादा मैं एंजॉय करती हूँ इम्प्रोव कॉमेडी, एंड हम्म आई हैव बीन डूइंग इट रेगुलरली। हम्म हमारा ओपन माइक होता है तो क्या मुझे अच्छा लगता है। अब आई डोंट नो हाउ और कैसे मुझ में ये चीज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रास्ते बना दिए और चलते गए उस पे। तो आपको एक स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट आपको चीजें करनी पड़ती होंगी ऑब्वियसली। कोई इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ जिसमें एकदम से आपने जो है वो सिचुएशन को संभाला और कोई कंफ्यूजन हुई हो, कुछ हुआ था? हाँ, हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं अक्सर। अच्छा, इम्प्रोव कॉमेडी में इतना ज्यादा नहीं वो होता क्योंकि आप एज अ टीम काम कर रहे होते हो, हम्म तो आप जो है वो ये होता है कि हैंडल कर लेगा कोई ना कोई। तो वो कभी कभार स्पॉन्टेनियसली वो इस तरह का कुछ जोक निकल आता है कि यू नो इट इट वेंट, वो ऑडियंस पागल हो जाती है। जैसे मुझे याद है एक दफा मैं आई वेंट टू दिस कॉलेज, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो हाईवे की तरफ है कराची में। हम्म तो वहां पे हम शो करने के लिए गए थे, तो वहां पे जाहिर है वो सारे स्टूडेंट्स, और हम्म आपको पता है यूनिवर्सिटी लाइफ के कैसे होते हैं। एक हम्म तो हम उनके अड्डे में गए, मैं तो अड्डा ही बोलूंगी बिकॉज हम इतने स्टूडेंट्स थे और उसमें हम लोग तीन तीन कॉमेडियंस थे। तो अब फिर वहां पे जाहिर है वो हेकलिंग भी हो रही है, हुटिंग भी हो रही है। तो वहां पे मैंने ऑडियंस को काफी इंगेज किया। आई आई जस्ट मेरे जो जोक्स और सेट उस टाइप के नहीं होते हैं, वो मेरे थोड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, एज इन माई आई जोक अबाउट माई हस्बैंड, माई फैमिली, माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स डेली लाइफ की। बट वहां पे मैंने थोड़ा क्राउड को रीड करके जो है वो अपने जोक्स चेंज किए और थोड़ा क्राउड वर्क किया। तो वो स्टूडेंट्स के साथ उस टाइप का इंटरेक्शन किया तो दे लव्ड इट, और मुझे बड़ा मजा आया। मुझे उस वक्त लगा कि हाँ मैं जो है कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के ऑडियंस के साथ जो है इंटरेक्शन। अच्छा है, बस यू जस्ट हैव टू रीड द ऑडियंस फर्स्ट। तो अपने सेट्स खुद ही लिखती हैं आप? जी जी जी, हेल्प होती है ऑब्वियसली, कभी हस्बैंड की, कभी भाई से, कोई बहन से कुछ क्यूरेट कर लिया, कुछ पूछ लिया, कुछ ऐसा। हम्म फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं मेरी। हम्म इनफैक्ट मेरे काफी जोक्स तो वो सारे वो वाले जोक्स होते हैं अक्सर, वो बेशतर जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हुए हुए होते हैं। हम्म तो एक मेरी फ्रेंड है, वो बड़े ब्लंडर करती है, हम्म तो उसके तो सारे किस्से मैंने अपने सेट में डाले हुए हैं और जोक्स बनाए हुए हैं। तो वो तो कहती है मुझे रॉयल्टी दो। इनफैक्ट माय हस्बैंड, माय फर्स्ट सेट वाज ऑन माय हस्बैंड। हम्म तो वो मेरे मेरे ज्यादातर जोक्स मेरे हस्बैंड के ऊपर हैं और उसके ब्लंडर्स के ऊपर है। तो वो हम्म तो मुझे यही कहते हैं कि मुझे तो रॉयल्टी चाहिए भाई, तुम तो मेरे नाम पे जो है हंसा रही हो सबको। छोटी सी झलक हो जाए रव्या, आई लव दिस दिस एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। इट्स लाइक ये ऐसी चीजें जो और किसी में नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब यहाँ हमारे पास नहीं है। आई थिंक तमकीनत थोड़ा थोड़ा वहां आने की कोई मतलब है, बल्कि इनफैक्ट बट आई लव तमकिनत। तमकिनत, अच्छा मैं तमकिनत के तो बिल्कुल करीब भी नहीं आती। वाई? बिकॉज उसके पास इतनी नॉलेज है, वो इतना रिसर्च करती है, और वो इतने फैक्ट्स के साथ आती है ना अपनी वीडियोस में कि आप कहीं पॉइंट नहीं कर सकते यार इसने ये गलत बोला है। तो मैं आई हैट्स ऑफ टू हर के वो जिस तरह बात करती है ना, वो यकीनन यकीनन हमारे पास ऐसे तो सारी मर्द अवाम को वो इंटिमिडेट करती होगी, वो हिल जाते होंगे डेफिनेटली कि औरत इस तरह बोल रही है। तो हैट्स ऑफ टू हर, सीरियसली। सही बात है। हमारे पास क्यों नहीं है ऐसे लोग, और इस वाले चीज को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाता? इज इट डिफिकल्ट? इट इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर क्या? यार इट्स एक्चुअली यू नो द मासेस, हमारी जो अवाम है वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे आर नॉट ओपन टू चेंज। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू एक्सेप्ट
चेंज, क्योंकि वो इतने स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो कंडीशनड इस तरह हुए हुए हैं, से हम्म। नहीं, वो पिछली जनरेशन से उस तरह हुए हैं कि वो एक, अगर आप एक बॉक्स के अंदर अगर हैं आप, और उस बॉक्स से अगर आपने एक उंगली भी बाहर, एक नाखून भी बाहर निकाल लिया, तो वो हौ हाय वाली सिचुएशन हो जाती है। सही है। तो मे बी, और जैसे आपने पहले कहा कि हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं है, नहीं, हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। हम्म। वो, उन लोगों को वो पजीराई नहीं मिलती, उस तरह उन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बुलाया नहीं जाता, वो वर्थ उनकी, जो जो उनकी वर्थ है वो हम्म। वैल्यू नहीं करते लोग। इस वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। अब हमारे ही सामने हमारे पड़ोसी मुल्क की मिसाल है। अब आप देखें, वो वर्ल्ड वाइड, वो दुनिया में जगह जगह जाके वो अपने शोज कर रहे हैं, और हम, अगर मैं, आई कांट इमेजिन माई सेल्फ गोइंग टू, लेट्स से, पेशावर, एंड डूइंग अ शो। मैं नहीं कर सकती, हम्म। बिकॉज वहां की आवाम वेलकमिंग ही नहीं होगी मेरे लिए। हम्म। वो तो हुटिंग शुरू कर देंगे, वो यही नहीं देखेंगे कि ये बात क्या करने आई है स्टेज पे, वो हम्म। तो बस ये देखेंगे कि यार वो ऑब्जेक्टिफाई, यू नो। तो वो माइंडसेट से निकलने के लिए ही हमें बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे पास ऑलरेडी मेल कॉमेडियंस के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो फीमेल कॉमेडियंस तो बेचारी बहुत ही स्ट्रगल करती हैं। हम्म। मैंने जो वर्कशॉप किया था वो रेडिकल वर्कशॉप था, जिसमें सिर्फ फीमेल्स थे। हम्म। अ, उसमें there were some who identified themselves as they or them, हम्म। but physically देखने में वो सारी जो है वो फीमेल्स थी, राइट। और उनमें से मुश्किल से अब दो, मैं और मुझे, एक और को मिला के हम दो हैं जो कंटिन्यूसली कर रही हैं। हम्म। बाकी दे जस्ट डिड इट, और वो अच्छे भी थे बहुत उसमें, बट दे जस्ट बैक्ड आउट, बिकॉज सीधी बात है, इसमें पैसा है नहीं। या आप पैशन के लिए कर सकते हैं, हम्म। टाइम किल करने के लिए कर सकते हैं, या अगर आपको अपने क्राफ्ट को जिंदा रखना है, और उसके लिए अगर आपने इतनी जतन करनी है कि काम के साथ साथ इसके लिए भी वक्त निकालना है, तो हम्म। आप कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर देयर इज नो इंसेंटिव इन दिस अभी फिलहाल। हम्म। हम्म। अच्छा, आपने अभी बात की नेबर्स की। वहां पे अब जो स्टैंड अप कॉमेडी है, इट्स टर्निंग इनटू अ डार्क वेब कॉमेडी काइंड ऑफ अ थिंग। वो भी एक एस्पेक्ट है जो कि मुझे लग रहा है कि काफी डैमेज कर रहा है इस प्रोफेशन को, बिकॉज आई मीन देयर शुड बी अ लिमिट कि आप, कॉमेडी कहाँ शुरू होती है, वल्गैरिटी कहाँ से शुरू होती है। तो वो हम्म। लाइंस कभी कभी ब्लर हो जाती हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप तो मतलब एक फैमिली का एक वो कॉन्सेप्ट रख के आप उसको लेके चलती हैं। तो डू यू थिंक इट्स एसेंशियल फॉर पीपल टू हैव दैट माइंडसेट कि जी आप अगर फैमिली के सामने बैठे हैं तो आपने एक वो फैमिली वाली कॉमेडी ही रखनी है अभी फिलहाल, एटलीस्ट जब तक कि इसको एक अच्छा देखें, establish-। मेरा इसमें जो स्टांस है ना वो काफी अलग है। हम्म। मेरा मानना है कि प्रोडक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे बुरी हो अच्छी हो, वो होती रहनी चाहिए until unless you reach at that stage, हम्म। जब लोगों तक पहुंचने लगे, क्योंकि हर चीज एक टाइम लेती है। हमारे पास मसला क्या है कि हमारी सोसाइटी में ना पहले ही रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगा देते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। वो व्हाइट और ब्लैक कर देते हैं, बहुत ज्यादा चीजें, डूज एंड डोंट्स डिफाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। अब हम्म। जहां आप जो पड़ोसी मुल्क की बात करें, देखें, अगर वहां पे डार्क ह्यूमर है तो वहां पे फैमिली ह्यूमर भी है। आई कैन नेम यू, ऑल्दो आई वोंट, बट आई नो मेनी कॉमेडियंस जो कि सिर्फ फैमिली क्लीन कॉमेडी करते हैं, और उनके शोज भी चलते हैं, लोग देखने आते हैं, क्योंकि आर्ट इज सब्जेक्टिव। हम्म। मतलब ये तो हम तब से देखते आ रहे हैं, उससे भी पहले होगा, मंटो के दौर से देखते आ रहे हैं, मंटो का भी तो आर्ट था, क्रिएटिव था वो भी। हम्म। लेकिन लोगों को वो भी नहीं समझ आती थी, कुछ लोगों को समझ आती थी। अब वो जब मर खप गए, खत्म हो गए, अब उनकी लिखी हुई चीजों को अब हम जो है वो एज एन एसेट लेते हैं, और हम हम्म। कहते हैं भाई क्या क्लास का लिखा हुआ था, लेकिन जो उनका उस वक्त का वो दौर था, उस वक्त उनको नहीं एक्सेप्ट किया गया। हम्म। तो ये तो चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हम्म। व्हाट आई बिलीव कि ये आपके ऊपर है। इन द एंड आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्शंस लगानी तो आप अपने ऊपर लगाइए, आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। Okay. पूरी दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई किसी के बोलने से, कुछ करने से किसी और को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और वो बोल रहा है, तो हाँ, आप उसके सपोर्ट में बात करिए। लेकिन अनटिल अनलेस जब कोई ऑफेंड नहीं हो रहा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही, तो आई थिंक इट्स ओके, हम्म। इट्स ओके।
हर किसी का मसीहा बनने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। और आपको हर चीज, आई बिलीव अब इस एज पे आके मेरा तो माइंडसेट इतना चेंज हो गया है, बहुत सी चीजों में आई हैव इवॉल्व्ड एंड आई हैव ग्रोन्ड अप, एंड आई थिंक एक तो दुनिया में हर चीज समझना मेरा काम नहीं है, मेरे हम्म। लिए जरूरी नहीं है। दूसरा, हर चीज को सही करना या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, आपके लिए कोई चीज सही हो सकती है, मेरे लिए गलत हो सकती है, मेरे लिए कोई चीज गलत है, आपके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। हम्म। दैट्स फाइन, हम्म। दैट्स ओके। हम्म। क्योंकि हमारा यूनिवर्स ही वो जो है पूरा इसी पर बेस है ना, कि हम्म। हर चीज अलग है। सूरज और चांद सेम तो नहीं हो सकते, दोनों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, इसी तरह आपकी और मेरी भी है। तो आई बिल्कुल। थिंक वो चीज अपने दिमाग में हम सबको इस पे काम करना चाहिए कि भाई हम स्पेस दें। हम्म। जो चीज नहीं पसंद आ रही, नहीं समझ आ रही, आप मुंह बंद करके साइड में हो जाइए। ओके। तो आप उमर शरीफ और मोइन अख्तर की कॉमेडी से कितने इंस्पायर्ड हैं? मोइन अख्तर की कॉमेडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज बीन अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन। बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और जितना मैंने देखा है, कोई चीज कभी मैंने नहीं रियलाइज की कि यार ये कुछ गलत है। हाँ, जहां तक उमर शरीफ साहब की बात है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अ, बचपन में देखते थे, इतनी अकल समझ नहीं थी, और एंजॉय भी करते थे, हमारे बड़े भी देखते थे, उन्होंने ही दिखाया इनफैक्ट हमें, और हमने देखा भी उनको, और बड़ी उनको पजीराई मिलती थी, बड़ा हंसते थे, खुश होते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, चीजें समझ आने लगी, बहुत सी बातें समझ आने लगी कि यार नहीं, आ, कुछ चीजें सही नहीं है। फिर भी मैं ये बोलूंगी कि वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे गलत लगने लगी, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे नहीं समझ आती बहुत सी चीजें। बॉडी शेमिंग हो गई, एथनिसिटी पे बात कर रहे हैं आप, पंच डाउन कर रहे हैं किसी को, किसी के अपीयरेंस पे, गंजेपन पे, मोटापे पे, तो वो चीजें, और पब्लिकली, हम्म। तो वो वाले जोक्स मुझे अब नहीं समझ आते, अच्छे नहीं लगते। वेल सेड। अच्छा, अब जाते हैं हम आपके रोने वाले कैरेक्टर्स की तरफ। तो आपने रुलाया भी बहुत है, रबिया। मुझे देख के बहुत हैरत हो रही है कि आप इक़्तिदार जैसा ड्रामा स्पेशली मैंने देखा, मतलब आपका तो रोना बंद ही नहीं होता था। वो तो जाहिर सी बात है, कैरेक्टर उफ भी ऐसा उफ था। उफ वो उफ, आप रोए जा रही हैं, दैट जा रही हैं। दैट कैरेक्टर मैं आपको बता नहीं सकती, उसके लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है। मुझे एक तो वो कैरेक्टर, मुझे वो तब ऑफर हुआ जब मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था, और मैं जो है पर्सनल लाइफ में भी आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर, देयर वाज टू मच ऑन माय प्लेट गोइंग ऑन। तो मुझे था कि मुझे लगा कभी मैं कभी तुम के बाद मुझे बहुत जो है ना ऑफर्स आएंगी, लेकिन उम्मीद की बात, कभी मैं कभी तुम में मैं एक्नॉलेज ही नहीं हुई, मैं रजिस्टर ही नहीं हुई, लोगों को पता ही नहीं है कि वो ड्रामे में मैं भी थी। हम्म। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार इतना हिट हो गया ये, और मैं तो जो है इसमें मुझे कॉल्स आएंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। एक डेढ़ महीने का गैप आया था, हालांकि ज्यादा नहीं, और मुझे मेरे सारे जितने भी को एक्टर्स, माय फ्रेंड्स, सब मुझे कहते थे सब्र करो, अभी तुम्हारा शुरू हुआ है टाइम, और इवेंचुअली आएगी कॉल्स, इतना इतने मतलब जज्बाती मत हो, हम्म। आएगा तुम्हारा टाइम आएगा। बट वो एक है तबीयत में बेचैनी, है वो बचपन से है कि भाई क्यों नहीं फौरन फौरन क्यों नहीं होता ना सब कुछ। तो मुझे जब ये ऑफर आई, तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी कोई काम नहीं था। हम्म। तो मुझे मुझे रिकमेंड किया सबाहत बुखारी ने, उनके साथ मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था, बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। तो उस दौरान मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। उस वक्त डायरेक्टर जो थे वो फहीम बरनी, उनको कोई और समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल आई रात के 9 बजे, उन्होंने हम्म। कहा कल बेटा आ सकती हो, तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ, सेट पर ही आ जाओ डायरेक्ट, और तुम्हारा लुक भी देख लेते हैं, और वो कर लेते हैं। हम्म। मैं कहा यार अब क्या, हाँ करूं नहीं करूं, क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके, आता काम है, मना नहीं करते, अल्लाह मालिक है। मैं चली गई। अच्छा, पहला जब मेरा सीन हुआ, तो मैंने इतना गंदा किया, इतना गंदा किया कि साहब वाज सो डिसअपॉइंटेड, एंड ही सेड यार ये किसको लेके आ गए हम, ये क्या है, ये कैसे कर रही है, तो करना ही नहीं आता इसको, ये नहीं वो नहीं। और मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी, और वहां सेट पे मेरी मुलाकात हुई मिजना से, हम्म। मिजना वक्कास से। हम्म। आ, उसने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उसने मुझे बहुत समझाया। हम्म। उसके बाद मैंने दोबारा जो है वो एक दो सीन्स और थे, मैंने वो सीन्स किए, मैंने टाइम लेके अपना जो है वो किया। तो
बस हो गया। लेकिन थ्रू आउट द शूट मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, मैं हर वक्त स्क्रिप्ट लेके खड़ी हो जाती थी। सर ये क्या है, ये क्या औरत है, इसके मुंह में जबान क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं बोलती, ये क्यों रोती रहती है। और नसीब में लिखा था, हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। मुझे रोना ही नहीं आता था, हम्म। बिल्कुल रोना नहीं आता था। मुझे समझ ही नहीं आते थे एक्सप्रेशंस कैसे बनाऊं, आंसू कैसे निकालूं, ग्लिसरीन डाल डाल के, सिस्टेन डाल डाल के। एक तो मैंने इन्फेक्शन कर लिया अपनी आंखों में शुरू में, तो वो बड़ा मसला हुआ। हम्म। फिर वो शक्लें उल्टी सीधी बन रही है रोते हुए, समझ नहीं आ रहा क्या करे। और लेकिन खैर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत रोई हैं आप, अल्लाह। मतलब बेतहाशा। और वाकई में वो बेचारगी की एक लिमिट थी। वो जो हम हीरोइनों को देखते थे ना एक जमाने में टीवी पे, कि जो हीरोइन बेचारी होती थी, तो यहाँ जो है वो अम्मा उफ, बहुत और मुझे गुस्सा आता था। मुझे एक तो वैसे ही ऐसी औरतों पे बड़ा गुस्सा आता है। और मुझे स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के गुस्सा आता था कि यार ये औरत के मुंह में जबान नहीं है, ये कुछ बोलती नहीं है, ये मतलब काम पे काम किए जा रही है, कभी कभी कपड़े सी रही है, कभी सब्जियां काट रही है, कभी खाने पका रही है। और मेरी फैमिली, ओ गॉड, दे यूज्ड टू मेक सो फन ऑफ मी, इतना इतना। मेरी बहन तो जब हम लोग साथ होते थे तो टीवी पे जानबूझ के वो लगा लेती थी इक़्तिदार, और हंसती रहती थी। तुम कभी किचन में गई हो, तुम यहाँ सब्जियां काट रही हो, कभी सिलाई मशीन, तुमने कभी सुई धागा पकड़ा है, तुम यहाँ सिलाई मशीन लेके बैठी हो। इतना हंसते थे सारे मिलके, ये रुलाने वाली रो रही है, कैसे हो गया। तो या सबको बड़ी हैरान की थी, जो जो मुझे पर्सनली जानता था। मुझे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारे मुझे कनाडा से एक मैसेज कर रहा है, एक मुझे यूएस से मैसेज कर रही है दोस्त, एक कहीं से कुछ हो गया, हंस रहे हैं मुझ पे, कह रहे हैं ये कि ये क्या किया है, ये तुम हो, ये तुम कर कैसे रही हो, तुम हम्म। रो रही हो, ओ माय गॉड, तुम तो ये हो ही नहीं, यू आर सो अपोजिट टू दिस। और तुम बस वो एक्टिंग, इसी का नाम एक्टिंग है। दिस इज एक्टिंग, दिस इज एक्टिंग। नहीं, उस जमाने में आपकी जो तीनों की तिगड़म थी ना, वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, स्पेशली आपकी और सबाहत की और मिसना की। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। बट इक़्तिदार में मैं कहती हूँ कि ऑनेस्टली नोबडी कुड बीट रुबीना अशरफ। जिस तरह का ओह यस यस ने यस, काम, डेफिनेटली डेफिनेटली। बिकॉज वो जो जब निशी। वो, हाँ, वो बीच में जब वो टाइम निकल गया, जब वो लंदन चली गई, पता नहीं जहां भी चली गई, और उसके बाद फिर वो ड्रामे ने जो एक प्लंज लिया नीचे, नोज ड्राइव किया। तो फिर उस उनका कमबैक किया गया, एग्जैक्टली लग रहा था कि इनका कमबैक किया गया, बिकॉज करवाया गया उनका कमबैक। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल ड्रामे में से जान ही निकल गई यार। मतलब हम्म। रियली ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ड्रामे को सिर्फ एक बंदा चला रहा था लिटरली, और अंदाजा भी नहीं हो रहा था When हमें। when I first met her, I was very scared and nervous because I've been told बड़ी गुस्से वाली है, बड़ी सख्त है, और ये और वो ना, तो मुझे बड़ा डराया हुआ था। खैर जब वो आई सेट पे, मैं, मेरा पहला सीन उनके साथ था, तो मैं उठ के गई उनके पास। मैंने ऑब्वियसली, रुतबे में भी बड़ी हैं वो, और लिविंग लेजेंड है हमारी। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा इट्स एन ऑनर टू शेयर स्क्रीन विथ यू। तो शी गॉट सो, एकदम उनकी स्माइल आई उनके चेहरे पे, और शी गॉट सो प्लीज, शी सेड के मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने जब सीन वीन कर लिया, तो जब वो वापस जा रही थी, मैं फिर उनसे मिलने गई खुदाफिज करने, तो मुझे कहती हैं कि हमने तो अपना टाइम निकाल लिया बेटा, अब आप लोगों के कंधों पर है अब इंडस्ट्री, और आप जैसे अच्छे लोग हमें चाहिए, तो प्लीज संभाल के रखना। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, कि उन्होंने इस तरह की बात मुझसे की। तो आई फेल्ट सो ऑनर्ड, एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हर। आई एम श्योर, आई एम श्योर शी इज अ लेजेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और वो हमारे जनाब अनमोल बलोच और अली रजा हीरो, तो उनके बारे में भी बताइए। आजकल तो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, खैर उस पे हम नहीं जा रहे। अच्छा, जी जी, वो तो चलती रहती है, इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब, दैट्स व्हाट आई से। तो नहीं, अच्छा रहा, सबके साथ बहुत अच्छा रहा। और आई हैव बीन सो लकी कि मैंने जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, सब पे मेरी हर किसी से इतनी अच्छी बन जाती है। मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक्वेंटेंस तो होते ही होते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, और एक अच्छा टाइम सेट पे गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे जो अपने को एक्टर्स मिले वो सब बहुत अच्छे मिले अभी तक। मैंने, मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7वां 8वां प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो अल्लाह का करम अब हम चलते हैं 180 डिग्री के टर्न पे, मीम से मोहब्बत।
हम्म। बहुत यानी हम मैं देख रही थी जब मीम से मोहब्बत देख रही थी, और ऑब्वियसली आपसे मेरी कोई इतनी वो नहीं थी कि मुझे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर एक्टिंग एंड इक़्तिदार एट दैट टाइम, और दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ चले थे। तो जब जी। मीम से मोहब्बत पे आप आई और उसके बाद मुझे कोई 5 मिनट लगे रजिस्टर करने में कि ये वही खातून है जो इक़्तिदार में रोती रहती हैं, और यहाँ पे वो कंप्लीटली 180 डिग्री के टर्न पे, मतलब आपको रजिस्टर करने में टाइम लगता है कि यार ये वही है। ओ माय गॉड। लगा था, काफी लोगों को टाइम लगा था, लोगों को शुरू में तो पता ही नहीं चला कि ये है कौन। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि भाई ये वही इक्तदार में ये मेहरू की अम्मी है। तो पीपल वेंट बोंकर्स कि ये एक तरफ मेहरू की अम्मी है और एक तरफ ये रोहेल की अम्मी बनी हुई है, और ये कर क्या रही है, इतनी ड्रास्टिक, मतलब वो चेंज था। मेरे लिए वो मेरे फेवर में गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज सेम टाइम पे दोनों प्रोजेक्ट चल रहे थे और वो बिल्कुल वर्सटैलिटी दिखी। वेरी पर नाइस, वेरी नाइस, वेरी तो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो था। अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं ऐसे रोल्स करने के लिए एक्टिंग में आई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, बिकॉज मेरी इंस्पिरेशन जो है वो आई सॉरी, मैं नाम भूल रही हूँ, अपना हिना दिल पजीर, ओ माय मेरी गॉड, इंस्पिरेशन वो है। शी इज लव। हम्म। शी इज लव, शी इज अ लेजेंड, और मेरा इतना दिल से मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं। और जो पागल हो वो जाएंगे कर लोग, गई है ना। मत करना, पागल हो जाएंगे। पागल करने ही आए हम। और जो वो कर गई है ना, हाँ। वो जो उफ भाई, उफ उफ उफ, तो मैं तो उस चीज के लिए, अच्छा मुझे ना इतना ज्यादा वो नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मेरे फेवर में बहुत सारी बातें गई हैं। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो आई वाज ऑलरेडी 35, और मैं वो यंग वाला एज तो चल नहीं रहा था मेरा कि मैं जो है हर चीज नई नई है। आप भटकने के चांसेस होते हैं आपको जब आप यंग होते हैं। आपका एम जो है वो कुछ और हो जाता है, या आप दूसरी चीजों में पड़ जाते हो। तो मैं एक जब मैं एंटर हुई इस इंडस्ट्री में तो आई वाज अ सटल सोल। हम्म। तो मुझे मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सेट थे, मेरे गोल्स सेट थे कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों आई हूँ, और किस तरह लेके चलना है। हम्म। तो क्योंकि जिस तरह की मैं हूँ, मैं तो फौरन पटरी से उतर जाती हूँ ना, इस टाइप की हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने, मतलब मुझे पता है काम में मुझे फोकस रहना है। हम्म। तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है हम्म। इतनी ज्यादा, बल्कि है ही नहीं बिल्कुल भी। हम्म। बस घर से काम, काम से घर, और जब सेट पे हूँ तो मैं सेट की फिर जो, और इनफैक्ट ये शायद शुरू से ही नॉर्म रहा है, बिकॉज वाइल आई वाज टीचिंग तो तब भी मेरा यही होता था कि जब मैं स्कूल में होती थी तो मैं सिर्फ बस स्कूल की होती थी। हम्म। फिर बाकी सब जो है वो शट डाउन। जब ऑफ हो गया, घर आ गए, तो फिर मैं घर की हो गई। हम्म। आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इट बेटर, के बोलने का मकसद ये है कि हाँ, वो फोकस्ड। तो मुझे जो है वो कैरेक्टर्स ना उसी टाइप के करने हैं, मजे मजे के। और हाँ, बात ये हो रही थी, मैं ये कह रही थी कि मुझे ये नहीं है कि मैं प्यारी लगूं, मैं अच्छी लगूं, मैं मेरा मेकअप अच्छा आए, मेरे कपड़े ऐसे हों, हम्म। और मुझे इतने बड़े बच्चों की अम्मा क्यों बना रहे हैं, या मुझे इस तरह का कैरेक्टर क्यों दे रहे हैं। नहीं, अभी स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई एम एक्सप्लोरिंग इंडस्ट्री। तो आई एम ओपन हम्म। टू ऑल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसलिए मुझे बहुत से लोग कहते हैं, यार इतने बड़े बड़े बच्चों की अम्मा बन जाती हो तुम, तुम्हारी उम्रों के हैं वो, तुम्हें जरूरत क्या है। मैं हम्म। कहा देखो, एक चीज जो मुझे पता है, रियलिस्टिकली अगर मैं देखूं तो मुझे कोई सेकंड लीड या फिर कोई यंग लड़की वाले इस तरह के रोल तो मुझे नहीं मिलेंगे, और हम्म। मुझे चाहिए भी नहीं। हम्म। तो जिसमें मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जिसमें मुझे अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने का मौका मिल रहा है, व्हाई नॉट, हम्म। मैं क्यों नहीं करूं। हम्म। ऑल्दो बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली मुझे बहुत कहती है कि यार ये इतने बड़े बड़े बच्चों की तुम अम्मा बन जाती हो, अपने अब्बा की उम्र के तुम्हारे शौहर होते हैं। हम्म। तो मैं कहा, भाई वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं, अगर मुझे दादी का भी रोल दिया गया तो मैं करूंगी। हम्म। हाँ, तब वो जस्टिफाई होगा जब मैं उसको सही से निभाऊं। हम्म। तो ये चीज मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती कि यार मैं तो इतनी छोटी हूं तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। भाई इन द एंड इट्स माय कॉल। तो हम्म। अगर करना है तो सही से करना है, वरना फिर नहीं करना है। और हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एज के कैरेक्टर्स इतने नहीं लिखे जाते हमारे पास, नहीं है।
अगर मैं बात करूं 35 प्लस हम्म। से लेके मिड 30s से लेके मिड 40s के जो कैरेक्टर्स होते हैं हम्म। औरतों के, वो नहीं होते इतने। या तो वो माँ होगी, या वो भाभी होगी जल्लाद सी, या फिर वो सास होगी। यही इसी टाइप के कैरेक्टर्स हैं। हम्म। तो अब इस चक्कर में मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकती, क्योंकि हम्म। मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है एज एन एक्टर। तो हम्म। मैं करूंगी। हम्म। वैसे मेरे हिसाब से ना वो जो आपका रोल था अमीम से मोहब्बत का, उसमें बहुत पोटेंशियल और बहुत मार्जिन था। मतलब उस जी। रोल को अगर हम एक्सपेंड करते ना तो वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता ड्रामे का, बट वो उस तरह से वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया। मेरा मेरा जो जाती ख्याल। वो इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि वो स्टोरी एक अलग चल रही थी। अच्छा, हम्म। ये बात मेरी अली से भी हुई, जो डायरेक्टर है अली हसन के। हमारा तो चले, जब तक इंटरेक्शन था वो मेन फैमिली से, तब तक समझ आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमारा ट्रैक बिल्कुल पैरेलल चलने लग गया, तो मैंने कहा लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे इस स्टोरी में ना, अब तो हमारा कोई लिंक भी नहीं है उस फैमिली से। हम्म। तो हम मिल भी नहीं रहे, मेरी अपनी स्टोरी, मेरे बेटे की, बहू की, वो सब शुरू हो गई है। तो अली ने कहा कि हाँ ये थोड़ा है, लेकिन अब क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग है, वहाँ पे फरहत इश्तियाक साहिबा थी वो, तो उस पे हमने ज्यादा सवाल नहीं किया। हमने कहा नहीं, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा और वो करते हैं। अलबत्ता इस पूरे स्क्रिप्ट में अली ने सिर्फ और सिर्फ मुझे इजाजत दी हुई थी, मेरे कैरेक्टर को, कि तुम हट के कुछ इम्प्रोवाइज कर सकती हो, तुम हम्म। बोल सकती हो, क्योंकि हम्म। तुमने अपना कैरेक्टर बनाना है तो तुम अब डायलॉग से आगे पीछे हट सकती हो, वरना किसी को एक लफ्ज इधर से उधर करने की इजाजत नहीं थी। तो एक्टर्स बड़ा वो होते थे कि अरे यार, मतलब ये फ्लो में नहीं निकल रहा, हम थोड़ा जुमला चेंज कर देते, कॉन्टेक्स्ट तो सेम होगा ना। बट अली यूज्ड टू से कि नहीं भाई, जो मुझे ऑर्डर्स आए हुए हैं कि जो स्क्रिप्ट में है यही बोलना है, इसी तरह। तो हम्म। सिर्फ मेरा कैरेक्टर था जिसको उसने कहा था कि इसमें मार्जिन है रबिया, हम्म। तो तुम्हें करना है जो करना है। हम्म। तो वो मार्जिन मिला मुझे, और मैंने खेला भी। मैंने बहुत से डायलॉग्स खुद से बनाए उसमें। उसमें हेलोज एवरीवन जो मैं बोलती थी वो मेरा अपना था। हम्म। तो वो मजा आया, हम्म। बहुत बहुत मजा आया प्यारा मुझे करने कैरेक्टर था वैसे। मतलब मुझे सिर्फ इसी बात का दुख रह गया कि इसको जो है ना वो ज्यादा एक्सप्लोर करते, कैरेक्टर में बहुत बहुत मार्जिन था। एंड द वे यू प्लेड इट वाज सो ब्यूटीफुल रबिया, इट वाज में। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो बिकॉज मच, उसमें थैंक यू सो मच। उसमें एक ओटीटी होने का एक मार्जिन था, और वो मतलब हम्म। आउट नहीं लग रहा था। अगर आप उसको जितना ओटीटी बना सकती थी वो बन हम्म। जाता। तो ये एक कैरेक्टर की एक बहुत खूबसूरती होती है, वरना नॉर्मली आप लाइन से थोड़ा भी हटते हैं ना तो एकदम से होता है कि यार ये बिल्कुल लाइन। पता चल जाता है कि ओवर हो रहा है, ओवर हो रहा बट उसमें बहुत है। मार्जिन था उस कैरेक्टर में, उसमें बहुत खेल सकते थे उसके साथ। तो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आजकल शीरीं की अम्मा, फिर वही इकतदार वाली मास्टर्स अच्छा, ऑफ बेगम। शीरी फरहाद, जब मुझे ये हमारा ना 1 साल, 1 साल से ज्यादा ही हो गया इस ड्रामे को, जब हमारा शूट शुरू हुआ था, लास्ट जुलाई में शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से साल होने वाला है। तो तब भी वही बात है कि मैं एक्सप्लोर कर रही थी। इनफैक्ट मैं अभी भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। तो तब मुझे था कि यार कास्ट अच्छी है। जो डायरेक्टर थे, मैंने उनके बारे में पूछा, पता किया। तो मैं हमेशा करती हूँ, थोड़ा बहुत अपना होमवर्क करती हूँ। अगर मुझे कहीं ऑफर आती है तो मैं देखती जरूर हूँ कि क्या उनकी हिस्ट्री रही है, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, काम कैसा है। तो डायरेक्टर का और एक्टर्स वगैरह भी, मैं अगर कास्ट मुझे बता देते हैं, फाइनल हो जाती, तो आई ऑलवेज डू माई रिसर्च। हम्म। तो डायरेक्टर का मैंने काफी पता किया, तो पता चला कि नहीं, बहुत अच्छे जो है ये डीओपी रह चुके हैं, और इनकी जो है काफी कमांड है। और स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी वाज द फर्स्ट थिंग जिसपे मैंने कहा यार 70s का दौर दिखा रहे हैं, अब कहाँ बनते हैं ऐसे ड्रामे। और प्रोडक्शन अच्छी होगी क्योंकि लीड बहुत अच्छी थी, फरहान सईद और किंजा हाशमी। तो मैंने कहा नहीं, ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो बस, हालांकि उस वक्त स्क्रिप्ट पूरी नहीं मुझे बताई गई थी, लिखी हुई भी नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी। मुझे उस वक्त मुझे इतना ही पता था कि मेरा बहुत ज्यादा मेजर रोल होगा इसमें। मुझे लगा थोड़ा सा होगा, साइड में होगा, क्योंकि जितनी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी मुझे लगा कि जो अपने फादर का जो रोल प्ले करेंगे, वो कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है इसमें। हम्म। थ्रू आउट आप अगर ड्रामा अगर आप फॉलो करती हैं और आगे करेंगी, तो आप देखिएगा कि वो जो फादर का कैरेक्टर है ना, बेसिकली ही इज द वन हु इज लीडिंग एवरीथिंग। तो मेरा तो साइड में था, लेकिन आगे जाके मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है।
आगे जाके मेरा मैं एक स्टैंड लेती हूँ, और मेरी एक आवाज होती है जिसपे जो है मैं मतलब स्टोरी तो आई वोंट रिवील, बट हाँ ये कैरेक्टर आगे जाके बहुत स्ट्रांग होगा। तो हम्म। मुझे ये भी मजा आया करने में, हम्म। अच्छा लगा। नहीं, इसमें आपका गेटअप मुझे बहुत पसंद आया स्पेशली। और ये पीरियड ड्रामा है ऑब्वियसली, एक थोड़ा सा उसमें एक एक डिफरेंस, एक ऑफ ऑफ बीट कहना चाहिए, क्योंकि आजकल इस तरह के ड्रामे बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। तो एक चेंज जी। है, एक चेंज है, और एक पॉजिटिव चेंज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी जो राशिद फारूकी साहब का जो कैरेक्टर है, मास्टर साहब का जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे बहुत फ्लिप फ्लॉप लगता है कि वो कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। उनके कैरेक्टर के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो, अगर मैं कभी मौका लगा उनसे बात करने का, या अली मोइन साहब से बात करने का, या असद मलिक साहब से बात करने का, तो फिर हम उनसे बात हम्म। करेंगे हम्म। ऑब्वियसली। बिकॉज वो उनका कैरेक्टर जो है ना, वो बहुत ही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा आपको सही से बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में। हम्म। तो तो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट आई लव द लुक दैट यू क्रिएटेड, जो शीरीन की अम्मा का जो लुक था, तो वो कैसे आपने कंसीव कैसे किया कि वो बाल डिफरेंट तरीके के। अच्छा, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनका कमाल है। उन उसका विजन था पूरा पूरा, और वार्डरोब से लेके, बालों से लेके, मेकअप, सब कुछ मेकअप आर्टिस्ट का था, क्योंकि मेकअप मैं खुद करती हूँ। जितने भी आपने अगर मेरे ड्रामे देखे हैं, सब में लुक्स मैंने अपने खुद बनाए। ये एक वाहिद ड्रामा था जिसपे मैंने अपने लुक पे नहीं कुछ भी इनपुट डाला। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक ड्रामा था, और इसमें जाहिर है जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो स्टाइलिस्ट है, उसको ज्यादा पता है। वो पूरी एक रिसर्च वर्क कर कर बैठे हुए थे वो लोग, उन्होंने पूरा अपना होमवर्क किया था कि उस दौर में किस तरह के बाल होते थे। और मेरा एक घरेलू कैरेक्टर है, तो चोटी वो मैंने नकली लगाई हुई है पूरी। तो वो कितने लेंथ के बाल होने चाहिए, आप दुपट्टा किस तरह लेंगी, कलर्स क्या पहनेंगी, ज्वेलरी किस हिसाब की होगी, मेकअप क्या होगा, तो वो सब उनका था। ऑल्दो मेकअप मैं खुद करती थी, बाल वो बनाती थी, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी शाहीन। और सब उसका विजन था। एक्सीलेंट तो वर्क। ऑल द क्रेडिट गोज टू हर। यस। बहुत जबरदस्त काम किया है उन्होंने, बहुत। और कितना मुश्किल होगा ना, बिकॉज आजकल का करना तो मतलब कंपैरेटिवली मच इजियर। उस टाइम में जाना और जाके उसमें करना, और हमें ज्यादा इसलिए समझ में आती है बिकॉज वी हैव लिव्ड दैट एरा। तो यू नो वी हम्म। कैन रिलेट टू इट मोर के हम्म। देखा हुआ है हमने भी। अब ये तो नहीं कहूँ कि हमने किया हुआ है, किया भी हुआ है वैसे थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि हाँ, वो सेवेंटीज का एरा तो हमारा अपना एरा है। तो वी हैव सीन इट ऑल। तो उससे जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि कितना ज्यादा रिसर्च इन्होंने किया है, और इनपुट इनका कितना। फैशन कम्स बैक, इट ऑलवेज कम्स बैक। हम्म। अभी आप देखें ये फर्शी शलवार जो हिट हुई थी, वो हाँ। उस दौर की थी, और अभी वो वापस आई। फिर एक टाइम था बेल बॉटम्स बहुत ज्यादा इन हो गए थे, तो वो भी उस दौर के हैं। तो ये फैशन तो रोटेट होता रहता है। रोटेट होता रहता है। अच्छा, बड़ी स्क्रीन को भी नहीं छोड़ा आपने, नायाब भी कर। मैंने एक्चुअली सिनेमा में जाके देखी थी नायाब। आई वाज वेरी हैप्पी विद द मूवी। बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं टेक अवे था मेरा, पहला इंट्रोडक्शन था फवाद खान से मेरा। ओके ओके ओके। और मैं बाहर निकल के आई थी, आई वॉज गशिंग अबाउट दिस एक्टर। मैंने कहा यार, ये मतलब एक पूरी मूवी में गई कुछ और सोच के थी कि मैं ये देखने जा रही हूँ, और जब मैं बाहर निकल के आई यस। हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था सिवाय इसके कि ओ माय गॉड, दिस इज अ स्टार, जिसको ओ, हमने यार। फवाद एंड द लेडी हु प्लेड हिज वाइफ, यस। दे स्टोल द शो। यस। दे स्टोल द शो, उनके जब जब सीन्स आए हैं, मतलब वो पूरी फिल्म खा गए वो दोनों। खा गए। देयर इज नो डाउट। देयर इज नो यस डाउट। यस। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि मतलब आप जाते एक माइंड सेट से कि आप ये देखने जा रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। यस। एंड व्हेन यू कम आउट, यू टेक अवे इज कंप्लीटली या डिफरेंट। या या दैट की भी अपने मियाँ से आई यही। थिंक ये होना चाहिए ना हर चीज में, कि आप जो सोच के गए हो उसके बिल्कुल बरक्स हो, लेकिन अच्छा ही हो। अच्छा ही हो। अक्सर आप डिसअपॉइंट होकर आते हैं, बट कुछ अच्छा सरप्राइज मिले तो इट्स ऑलवेज हाँ। जॉयफुल। हाँ। नहीं, देन आई रीच्ड आउट टू फवाद एंड आई वाज लाइक माय गुडनेस, माइंड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस मैन। आई मीन, यू ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टर। रियली। और मैं तो उनके थिएटर देखे हैं यहाँ पे, और क्या तो वो थिएटर पर होते हैं, जब वो स्टेज पर होते हैं तो कहीं और नजरें नहीं जाती, किसी और की आवाज नहीं सुनाई देती। ही इज अ फैबुलस एक्टर।
He's a no fan. doubt. And then he proved it in Barzakh as well. I mean, Yeah, obviously, yeah, yeah, yeah. I, बिल्कुल I I बिल्कुल. I keep a track of all the things. I don't know how I manage it, but I do. Theater polishes your craft in many ways. That's true. Yeah. That जैसे is, I recently did uh, अपना ईद टेलीफिल्म with Nazrul Hassan. mm, Oh, I have been his fan since long. उनके प्लेस देखे हैं मैंने, और क्या कमाल एक्टर हैं वो. और अभी मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की, मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया. हमारे बहुत से मतलब सीन इतने से लिखे हुए होते थे, और अब जब हम करने बैठते थे ना, तो वो इतने लंबे हो जाते थे. और हमारे डायरेक्टर फजर रजा वो कट भी नहीं बोलते था. फजर कट बोल दो, क्या नहीं, मुझे मजा आ रहा है, आप दोनों बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है. अरे वो इम्प्रोवाइज कर करके. तो वो आपको कोई ऐसा एक्टर मिल जाता है ना जो सामने से आपको पता है ये भी खेलेगा, हाँ. और आप वो भी कैरेक्टर में, आप भी कैरेक्टर में, और डायलॉग्स तो कहीं पीछे रह गए, अब आप अपना लगे हुए हैं, तो वो बड़ा मजा आता है मुझे उसमें. अब आपने जिस कैरेक्टर की बात कर ली, अब आपसे मैं एक ऐसा लीडिंग क्वेश्चन करूंगी कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप उसको पकड़ लें क्वेश्चन को. तो आजकल आजकल चलने वाला कोई ऐसा ड्रामा है जिसमें आप चाह रही थी कि आप भी कुछ करती और उसके अंदर आपका भी कोई रोल होता और आप भी उसके अंदर परफॉर्म करती? यार ऐसे तो पता है, सारे ड्रामे टू बी ऑनेस्ट मैं जो देखती हूँ ना, मैं उसमें अपने आप को मैं इमेजिन करती हूँ, यार अगर इसकी जगह ये होती, इसकी जगह ये होती. और मैं समझ गई आप कहाँ पहुंच गए हैं, परवरिश पे पहुंची होंगी नजरुल हसन की जो वाइफ प्ले कर रही है ना. गॉट यू. या शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग एक्टर. और वो तामर. भी कमाल एक्टर है वो भाई. तामर इज. थिएटर किए हैं, वो फिल्म किए हैं, अमेजिंग अमेजिंग उन्होंने काम किया. मैं उनका वाला सीन देख रही थी जो आजकल बहुत बहुत हिट हुआ हुआ है, और मैं वो देख के अपने आप को इमेजिन कर रही थी उसमें. और मैं कहती अगर मैं प्ले करती तो मैं किस तरह करती, मैं क्या करती. अच्छा, उसी तरह का एक सिमिलर सिमिलर सा सीन हमने शीनी फरहाद में भी किया है. आगे क्लाइमेक्स में आएगा इंशाल्लाह, वो आगे का सीन है. तो वो उससे कुछ मिलता जुलता है, तो होपफुली वो इसी तरह का अच्छा ही निकले जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया था. लेकिन जितने ड्रामे देखती हूँ, जो देखती हूँ, मैं तो अभी लव गुरु देख के रही, उसमें भी मुझे लगा यार ये जगह मैं होती काश कोई कैरेक्टर को देख के. तो ये तो होता ही है. मुझे अभी तक हिम्मत नहीं हो पाई है लव गुरु देखने की. नहीं अच्छा, हिम्मत हो. मैं पता है, मैं आपको एक बात बताऊं. हम्म. हम लोग पड़ोसी मुल्क के सिनेमा को कितना प्रमोट करते हैं, उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी हर फिल्म देखने चले जाते हैं, बिकॉज ओनली उसमें स्टार्स होते हैं, एक्टर्स के हम फैंस होते हैं. और हम उनकी बहुत सी बेतुकी लॉजिकल मूवीज स्क्रिप्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम क्या एंड में क्या कहते हैं, यार एंटरटेनमेंट है, लॉजिक घर पे छोड़कर आओ, एंटरटेनमेंट है यार, फन किया लोगों ने, एंजॉय किया, इट्स ओके. यही चीज हम अपने सिनेमा के लिए क्यों नहीं सोचते. बिल्कुल सोच सकते हैं. प्रोडक्शन वैसे ही नहीं हो रही, फिल्में वैसे ही नहीं बन रही, तो अगर एक आध कोई फिल्म बन भी रही है तो भाई एटलीस्ट देख लो. पहले ही इतना क्रिटिसिज्म कर देते हैं. और एक तो ये इस स्टीरियो टिपिकल माइंडसेट से हमें निकलने की बहुत अच्छा जरूरत है. हीरो हीरोइन है तो वो 16-18 साल वाले ही होंगे, नहीं यार, बड़े उम्र के भी हीरो हीरोइन हो सकते हैं. कोई उसमें वो नहीं है. अगर वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं, अगर वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, और आप एंटरटेन हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट. अब हुमायूं सईद को इतना लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बड़ा बुढ़ा हो गया, ये हो गया हो गया. ही इज वन डैशिंग मैन. यस. ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन. जो स्क्रीन पे जब आता है तो आप जितना भी बोल लो, वो चार्म है उस इंसान का. बिल्कुल है. मायरा मायरा खान के लिए लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं. मायरा खान मतलब इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड, और मुझे तो अच्छी लगी वो मूवी टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, मैं क्रिटिकली नहीं सोचूंगी इस मूवी के बारे में. वाई, बिकॉज आई वेंट टू प्रमोट आवर सिनेमा. तो उसमें बहुत फ्लॉज थे, वो सब थे, लेकिन कीपिंग दैट असाइड आई वाज सो ग्लैड कि हमारे पास ऐसी मूवी बन रही है, और मजीद बने. अब वो बॉलीवुड इंस्पायर्ड थी, उसमें ये ऐसा था, वो ऐसा था, तो यार था तो था, ठीक है. बॉलीवुड कौन सा ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, पूरी दुनिया से छापते हैं वो लोग भी. तो हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती उनको क्रिटिसाइज करने की. हम तो देख आते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी आप मूवीज उठा के देख लें आप, वो कहीं ना कहीं से लिए भी होते हैं उसके कोई ना कोई सीन्स, कुछ ना कुछ. तो हम अपनी फिल्मों में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते ये चीजें. ठीक बिल्कुल. है, अगर आप अच्छे से उसको कर रहे हैं,
कॉपी है, भले कॉपी है, थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है, कॉपी भी नहीं बोलूंगी, अगर इंस्पायर्ड है कहीं से और अगर उसको अच्छे से किया हुआ है, जो कि चीप नहीं लग रहा, वल्गर नहीं लग रहा और आपको अच्छा लग रहा है देखने में, क्या बुराई है? हम्म। कोई बुराई नहीं अब इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखी हुई नहीं है तो इसलिए जब मैं है। उसके बाद फिर मैं बट बताऊँ। बट 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 आप जरूर देखिएगा। नहीं, मैं आप जाऊंगी जरूर देखने जाएं के और लिए। देखें। मैं जाऊंगी देखने के लिए, बस मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम का इशू है कि टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा, अदरवाइज मैं कोई मूवी छोड़, मैं बता तो रही हूँ, मैं तो सब देखती हूँ। इनफैक्ट मैं नायाब भी जब देखने गई थी तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ गई थी, लेकिन ये कि वी हैव टू प्रमोट अवर मूवीज, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। मगर होता ये है कि जब हम देख के आते हैं ना, देखो एक तो रबिया होता ही है कि यहाँ पे हम लोग डॉलरों में खर्च करके जाते हैं, फिर हम्म। वहां पे जाते हैं, जाके मूवी देखते हैं, और उसके बाद फिर जब बाहर निकलते हैं ना, फिर उसके बाद समटाइम्स इट हैपेंस कि एक वो सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है हमारे अंदर कि यार ये क्या था, ये क्यों बना, ये क्यों हम आ क्यों गए। और एक दफा मुझे याद है, मैं एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द मूवी, हम गए देखने के लिए, मैं हम लोग तीन चार पांच फ्रेंड्स थे, हम लोग सब मिलके हम लोग गए देखने के लिए, और सिर्फ यही इंटेंशन था, पहले रिव्यूज देख लिए थे हम लोगों ने, और इंटेंशन यही था कि हमने अपनी मूवीज को प्रमोट करना है। हम लोग गए, जाके देखा, बर्दाश्त किया 2.5 घंटे मूवी को, उसके बाद जब हम बाहर निकले ना, तो सामने एक कोई खातून और बैठी हुई थी, तो वो आई हमारे पास, कहने लगी कि ये क्या था। मैंने कहा कुछ क्या था, बोला मूवी हम उनको नहीं जानते थे। कहती आपको पता है मैं 3 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिनेमा में ये फिल्म नहीं लगी थी, यहाँ टोरंटो में लगी थी, तो मैं यहाँ पे 3 घंटे सिर्फ ट्रैवल करके आई हूँ, ये फिल्म देखी है, और अब मैं 3 घंटे वापस जाऊंगी, तो क्योंकि यहाँ उनके पास रहने के लिए तो जगह नहीं थी। तो ये लोग सपोर्ट करने के लिए यार इस हद तक भी जाते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, अपनी एनर्जीज को भी देते हैं, अपने टाइम को भी देते हैं, और यहाँ बाहर के मुल्कों में ये सब कुछ करना इतना आसान काम नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, डेफिनेटली डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। एग्जैक्टली तो जब आप ये सब करते हैं ना, और फिर उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन अगर थोड़ी होगी कि आपने चलो वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे लगाए, उसमें आपको एक अच्छा कोई प्रोडक्ट जिसमें लगे कि आपने मेहनत की है, अच्छा हो या गलत हो उससे मुझे कुछ नहीं है, बट आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए। मेहनत मेहनत नजर आनी चाहिए, एग्जैक्टली मेहनत नजर आनी चाहिए, यस। तो दैट इज अच्छा, वेरी। मुझे मैं आई एम वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। मेरा बड़ा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ओपिनियन होता है कि जो चीज नहीं पसंद आई नहीं पसंद आई, आई विल नॉट नेम इट, बट रिसेंटली आई वेंट टू अ शो और मैं बीच शो से उठ के बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ऑल्दो बड़ा ही जो है वो हिट गया, बहुत लोगों ने पसंद किया, इतना इतना पागल हो गया उसके पीछे, और मैं आई वॉज शॉक्ड रादर देन सरप्राइज्ड कि ये पसंद कैसे आ रहा है, इसमें है क्या। तो वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंड आई अग्री विथ यू कि जब आप बाहर होते हैं तो एक तो दूसरा प्रेशर भी होता है कि यार आपके सामने ही दूसरे मुल्कों की मूवीज लग रही हैं और लोग पागल हो रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हो, गिल्ट ट्रिप भी है, और अपना ही सिनेमा देख के आपको हो रहा है अरे यार ये तो किसी को रेकमेंड भी नहीं कर सकते, कि इम्प्रेस करने के लिए ही आप कह दो कि यार नहीं आप आओ, आप हमारे सिनेमा की मूवी तो देखो जरा, आप एक अ, हमारे मुल्क की एक मूवी तो दिखाओ, देखो हमारे साथ एंजॉय करो। तो यस वो होती है, वो चीजें हैं, बट वही बात है कि प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा फिर हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, अभी तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, कुछ बन ही नहीं रहा, तो हम अच्छा बुरा तो अभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम्म। 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 बिल्कुल सही, सही बात है। रबिया, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आ रहा है, सेम है, और दिल सेम है, दिल सेम चाह रहा है। है कि कंटिन्यू करते रहे इसको, लेकिन कहना चाह रहा है कि अब थोड़ी सी लिमिटेशन है, आपको भी आप टाइम निकाल के आई हैं, मैं भी नाश्ता कर लूं कर लीजिए, ऑल्दो आई हैव अ फ्रेंच टोस्ट इफ यू वांट। मेरा भी फ्रेंच टोस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। नहीं, इट वाज या रियली। you're most welcome to हाँ, share it with me। दे दे, भेज दे थोड़ा सा मेरी तरफ भी जरूर, अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो मैं जरूर भेज सकती। कुछ पता नहीं, भेज the way देती। things are going, you never know what's going to happen या next. यू नेवर नो, यू नेवर नो। हमारी अगली जनरेशंस क्या देखेंगी हमें कुछ नहीं पता बिल बेशक बेशक। लेकिन चलिए, जितना हमने देख लिया ना हमारी जनरेशन ने, उतना किसी ने नहीं देखा किसी ने होगा। नहीं देखा, हमने तो सब देख लिया, सच्ची बात हमने है। सब देख लिया, ये हमने सब देख लिया, हम प्रोन हो चुके हैं हर चीज से। और ना सिर्फ हम देख जो है लिया, बट हमने एक्सेप्ट बड़ा उसको इनहेरिट कर लिया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि बड़ी मुश्किल या थी, बिकॉज हमारे लिए तो मुश्किल, कंप्लीट।
बिल्कुल। और आई थिंक आवर जनरेशन इज द ओनली वन जिसने स्टीरियो टाइपिंग तोड़ी है। बहुत सी जगहों पे हमने टैबू खत्म किए हैं। हमने बहुत सी सोचों को, गलत सोचों को खत्म करके हम, अगर मैं एज अ पेरेंट देखूं, एज अ सोसाइटी मेंबर देखूं, एज अ, अगर मैं एज अ फीमेल देखूं, हमने बहुत सी चीजों को, हमने बहुत से टैबू ब्रेक किए हैं। हमने अपनी सोसाइटी के बहुत सी गलत बातों को तोड़ के हम आगे निकले हैं, और हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जगह बनाई है। नो डाउट अबाउट इट। मैं बिल्कुल आई होप कि हमारी जनरेशन भी इस बात को एक्सेप्ट करे और सिर्फ ब्लेम गेम ना करे कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं वो छोड़ा। तो वो तो करेंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉकडाउन वाली जनरेशन है। ये अपने स्क्रीन के आगे से हटे नहीं है ये लोग। तो ये तो बिल्कुल ही ये छोड़ दे। जेनजी तो मैं कहती हूँ होपलेस। इतनी सी टेंशन स्पैन भी तो इतना सा है ना, माशाल्लाह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो वहां उनकी भी गलती नहीं है। जैसे जब हमारे माँ बाप बताते थे अपनी स्ट्रगल के बारे में, तो हम कहते थे यार क्या बकवास बातें हैं, या हमें क्यों बता रहे हैं, हम क्या करें। सेम वही है, वो रिपीट हो रहा है। सही लेकिन बात। हाँ, बहुत सी चीजों में वी हैव evolved, जो कि अभी तक हमारे, शायद हमसे वो बड़ी जनरेशन जो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो नहीं निकल सके उस हम्म। सोच से। हम लोगों ने तोड़ा और हम निकले उससे। दैट्स ट्रू, या, दैट्स। थैंक यू सो मच रबिया वंस अगेन फॉर योर टाइम। यू आर और मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मे बी वी विल कीप अनदर सिटिंग सम टाइम, अगर आपके पास भी टाइम। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। लवली लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई अपोलोजाइज अगेन कि मैंने बहुत आपको जो है लंबा टाइम खींचा, क्योंकि वो कुछ स्केड्यूल नहीं बन पा रहा था। बट इट वाज वर्थ इट। मुझे बहुत मजा आया। टिल नेक्स्ट टाइम, आई विल नॉट से गुड बाय। इंशाल्लाह। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। खुदा ओके, थैंक हाफिज। यू, खुदा हाफिज।